हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था सर्कल चैप्टर, तो आज उसी से रिलेटेड चैप्टर लेकर आ गया हूं। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों वो इसके बाद वाले वीडियो में हो जाएगी। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सर्कल कर लिया था तो हमें बोला गया कि सर्कल से रिलेटेड ही पढ़ाइए ताकि बच्चों को एक रिलेटेड पार्ट रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात भी सही है। तो बच्चों के लिए हम सर्कल के बाद ले आए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें वापस से डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल करी थी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो सर्कल है इसमें एक तो एरिया बनाया जा सकता है कॉर्ड की मदद से, और एक एरिया बनाया जा सकता है दो रेडियस की मदद से, दो रेडियस और एक आर्क की मदद से। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसमें मेजर माइनर हो सकता है, मेजर माइनर का भी कोई ज्यादा ऐसा खास दिक्कत नहीं है। यदि थीटा मोर देन 180 हो जाएगा, थीटा कैसा हो जाएगा? लेस देन 180। कैसा? लेस देन 180, तो ये हो जाएगा माइनर। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट, सेक्टर, सॉरी, माइनर सेक्टर हो जाएगा। और यदि थीटा ग्रेटर देन 180 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? मेजर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बनता है सेक्टर जब दो रेडियस और एक आर्क मिलता है, और जब कॉर्ड से बनता है तो ये एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट। और अब सेगमेंट में भी मेजर माइनर खेलना हो यदि आपको, वैसे तो खेला ही जाता है, तो मेजर और माइनर का एक ही पार्ट है, एक ही पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। माइनर वाले में सेंटर इंक्लूड नहीं होगा, बस इतने सा बात ध्यान रखिएगा। माइनर सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जिसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा? सेंटर। तो मेजर में प्लस सेंटर होता है। मेजर एरिया में क्या आ रहा होता है? सेंटर आ रहा होता है सर्कल का, जबकि माइनर में सेगमेंट सेंटर जो है वो नहीं आ रहा होता है। यहां पर सेंटर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेंटर इंक्लूड होता है, तो वो एरिया जो कॉर्ड की मदद से बनता है जिसमें सेंटर इंक्लूड होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। जबकि ऐसा एरिया जिसमें आपका सेंटर ऑफ द सर्कल इंक्लूड नहीं होता वो माइनर सेगमेंट कहलाता है। अब यहां पर देखिए यदि ध्यान से, तो हमें तीन चीजें निकालनी होती हैं। यदि हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। इस आर्क की लेंथ, एओबी आर्क की लेंथ हम निकाल सकते हैं, और इस आर्क की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सीधा। क्यों? क्योंकि ये टोटल सर्कमफेरेंस का यहाँ पर 360 डिग्री एंगल बन रहा है, उसमें से ये कितना बनेगा? थीटा। तो थीटा अपॉन 360 ऑफ 2 पाई आर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द आर्क, सर्कमफेरेंस का कुछ हिस्सा। दूसरा, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। ये भी ध्यान से देखो क्या है, इस सर्कल का थीटा एरिया से बन रहा है, तो यहां पर भी फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चे अक्सर टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर में। बेटा ये देखिए, रेडियस एकमात्र यहाँ मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट यूनिट है, मतलब डिग्री 1 है। डिग्री 1 लेंथ को डिनोट करती है, डिग्री 2 एरिया को डिनोट करती है, और डिग्री 3 वॉल्यूम को डिनोट करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाए तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता है आपका सेक्टर का एरिया। अब आता है कॉर्ड का एरिया। जब कॉर्ड के हिसाब से आप एरिया बनाएंगे तो वी कॉल इट सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे होगे, यहां पर सेंटर से इन दोनों कॉर्ड के एंड्स को मैच करोगे, ज्वाइन करोगे। जैसे आप करोगे, ये भी देखो ए, ये वाला ओ हो गया इस बार, ये वाला ओ। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, इसमें से माइनस होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। यदि आपको ये शेडेड एरिया निकालना है तो आपको बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ऐसा करने पर आप इस
ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया निकाल पाएंगे। अब ट्राइंगल एओबी का एरिया निकालने के 2-4 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसमें बेस दिया हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी हो, ठीक है। दूसरा आप लगा सकते हैं अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास तीनों साइड्स दे रखी हो, जिनमें से 2 रेडियस है। तो यदि सवाल में रेडियस दे रखी है तो ऑटोमेटिकली ये 2 रेडियस के कारण 2 साइड्स तो पता हो जाएंगे। कॉर्ड की लेंथ दे रखी हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब एक और तरीका होता है, यदि गलती से यहां पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाए तो बचे हुए दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे और इस हिसाब से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे केस में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर लगा देंगे, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला से निकल के आता है। अब ये 3 तरीके से आपने ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करी, पर तीनों में से एक भी नहीं लग रहा। इस केस में बच्चों लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आ जाता है अपना ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे आप, और ट्रिग्नोमेट्री जब आप लगाएंगे तो आपके पास यहां पर जो लेंथ नहीं दी हुई, जैसे कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी हो या रेडियस नहीं दे रखी हो, कुछ भी ऐसा पोर्शन आ जाए तो फिर वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद आपके पास साइड्स आएंगे और उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के केस में बन जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे भी पता लग जाता है तो उस केस में आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना है। क्लियर? यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये सब कैसे अप्लाई होंगे एक एक करके क्वेश्चन में चलते हैं, तो वहां पे देख लेंगे। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया कि 2πr को आप सबसे पहले कंपेयर करेंगे 22 से, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस, और रेडियस निकाल के πr स्क्वायर लगा देंगे। ये बच्चों का क्वेश्चन है या बच्चों के लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, क्लास 10 में यदि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा 1 नंबर का कि इस तरह से आपसे रेडियस पूछ के निकलवा दी जा सकती है, ठीक है। कर लीजिएगा, ये छोटी क्लास का सवाल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कुछ ऐसा होगा। अब बस इस सवाल में ये ध्यान देना है कि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का जो ये 66 दिया है, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट है या पूरा है। तो जितना सवाल को मेरे को समझ में आता है, क्योंकि वो बोला इसी तरीके से गया पेरीमीटर, तो पूरा हाफ जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2r प्लस πr, 2r प्लस πr की वैल्यू जो है वो दैट विल बी 66। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल में इस हिसाब से पेरीमीटर बोला गया, और पेरीमीटर होता है जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए घूम घुमा के आप वहीं पहुंच जाओ, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इस हिसाब से ये पेरीमीटर होगा। इस हिसाब से सॉल्व करने जाएंगे तो r कॉमन पाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 66। वैल्यू डाल दीजिए तो r की वैल्यू यहां पर सॉल्व होने पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 66 अपॉन 22/7 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 अपॉन में 14 और 22, यहां तो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में 7 आ गया, और यहां पर कितना हो जाएगा 14 और 22 कितना हो गया, फटाफट 6 3 36। क्लियर? अब आप इसको कटिंग करेंगे तो ये 11 और ये आपका 6, तो आपका जो रेडियस है दैट विल बी 11 into 7/6। अब देखो बच्चों, ये एक मान गए अपन बात, एक तरीके से तो ये आंसर आ रहा है 77/6। तो बड़ा अजीब सा है। बड़ा अजीब सा क्यों है वो आपको दिख रहा है कि मैंने जो बोला उस हिसाब से ये एक तो ये बन जाएगा। अब दूसरे एक और काम कर सकते हैं, हो सकता है ये πr के बराबर हो 66। देखो मैं आपको दोनों बता रहा हूं, सवाल में कौन सा लगेगा ये आपके हिसाब से देखना होता है। आपको सवाल कुछ तरीके से समझाता है, तो r निकालने के हिसाब से 66 अपॉन पाई लगा देंगे, और इस हिसाब से यदि हम सवाल सॉल्व करें तो 66 अपॉन, यहां पाई लिखना था सॉरी, पाई, और इस केस में वैल्यू डालिए तो 22/7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से कट जाएगा 3, तो r की वैल्यू आ गई 21। अब देखो बच्चों, मुझे बस आपका एक कॉमन सेंस सा बात चाहिए। ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे इस सवाल को पढ़े, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 66 सेंटीमीटर, तो मुझे ज्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है, ठीक है। जो समझे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस हिसाब से रेडियस ये आएगी, ठीक है। सवाल की क्लैरिटी ना होने के कारण मैं इसको फिर भी ज्यादा बेटर मान रहा हूं, क्योंकि इस केस में रेडियस सही दे रखी दिख रही है, मतलब, और सही दिखने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इंटीजर फॉर्म में दिख रही है,
क्लियर, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल आया है जहां पर आपको बोला गया टू सर्कल्स सच एज एक्सटर्नली द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई, मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 130 पाई। ऐसा करते हैं तो पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। और इस हिसाब से दूसरा बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 14 दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, दोनों के इंडिविजुअली रेडियस निकालनी है। कैसे निकलेगी बच्चों, कैलकुलेशन के बिहाफ पर यदि हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 दैट इज इक्वल्स टू 196। जब आप इसकी वैल्यू 130 डालेंगे 2r1 r2 196, और ऐसा जब आप करेंगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2r1 r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r1 r2 की वैल्यू जो है ये 130 उधर चला जाएगा तो 66, इससे r1 r2 की जो वैल्यू है दैट विल बी कितनी जाएगी 66/2 मतलब 33। एक बात बताओ, क्या अभी भी हमारे पास आंसर आ गया? नहीं आया। ठीक है, अब आप इसमें और क्या कर सकते हो मुझे बताओ। इफ टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सवाल में आप कुछ कर नहीं सकते और आपके पास अभी भी r1 r2 का मल्टीप्लाई आ गया है दैट इज 33, और आपके पास r1 प्लस r2 का जो कहते हैं क्या गया, r1 प्लस r2 की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 14। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखो स्क्वायर हो गया ना, अब एक काम करते हैं इसके क्यूब पे चले जाते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या करा, हमने r1 भी निकाल मतलब r1 r2 का प्रोडक्ट निकाले और r1 और r2 की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से r2 या r1 को r दूसरे r की टर्म में ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर r2 निकाल लेते हैं दैट इज 33/r1। बस इसको आप किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दीजिए और आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आप सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या करिए, इसको लीजिए, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो थी r1 प्लस r2, ये ली r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल्स टू 14, इसमें लेके r2 की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो r1 प्लस r2 दैट इज 14 था। अब आपने r2 की वैल्यू निकाली 33/r1, तो r2 की वैल्यू डाल दीजिए 33/r1 दैट इज इक्वल्स टू 14। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस 33 इज इक्वल्स टू 14r1, r1 स्क्वायर माइनस 14 r1 प्लस 33 दैट इज इक्वल्स टू 0। जब आप ऐसा करेंगे तो अब क्या होगा बच्चों, 33 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि 14 आ जाए, तो क्या बनेगा, r1 स्क्वायर माइनस 11r1 माइनस 3r1 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ r1 कॉमन, r1 माइनस 11 और माइनस 3 कॉमन, तो r1 माइनस 11। ठीक है, 0 हो गया। इस केस से आपके दो आंसर आ गए, r1 की वैल्यू एक तो 11 आ गई और एक r1 की वैल्यू 3 आ गई। इस केस से यदि मैं r2 देखूं तो वो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ r2 देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या है बेटा, इसमें कहीं बोला नहीं गया कि r1 बड़ा है कि r2, तो एक r1 से दूसरा r2 इसी तरह से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ये बेसिक सवाल है, आपको पता है ये छोटे छोटे से बेसिक सवाल है जो आपके 10th लेवल पर पूछे ही नहीं जा रहे, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म, ये आपके लिए होमवर्क की है। अब ये होमवर्क क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेडियस फाइंड द विड्थ ऑफ द, तो क्या करेंगे, पाई r1 2 पाई r1 उसकी रिंग की वैल्यू जो है दैट इज 352, इसको बराबर रख दीजिए, r1 निकल जाएगा, 2 पाई r2 निकाल दीजिए और वो निकल जाएगा 396 के बराबर। रेडियस 1 और रेडियस 2 इस तरह से है, तो ये रेडियस 1 है जो छोटा है, बाहर वाला रेडियस 2 है, रेडियस 1 में से रेडियस 2 को घटाएंगे तो विड्थ ऑफ द ट्रैक निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए। The diameter of a circle wheel is 28. How many revolutions will it make? ये तो ये भी होमवर्क ही है।
कर लीजिएगा बच्चों। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको दिख रहा होगा कि सर यार कैसे सवाल है, तो छोटे बच्चों के। बेटा कई बार 10th बोर्ड में छोटे छोटे न्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों के लेवल के ही आते हैं, ताकि हर बच्चा पास हो सके। भले आपने 10वीं ना पढ़ी हो, पर 8th 9th तो आप पढ़ के ही आए होंगे ना, ऐसा वो भी मानते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज वो आपकी चेक कर लेते हैं, इसलिए सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 11th के सवालों पर, ठीक है। A wire is looped, अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। A wire is looped in the form of a circle of radius 28, एक सर्कल बनाया गया है 28 रेडियस का वायर की मदद से। तो देखिए सबसे पहले इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, 2 पाई r इज इक्वल्स टू, सरकमफेरेंस पूछी जा रही है, सरकमफेरेंस, और ऐसे में अब वैल्यू डालिए 2 इंटू 22/7 इंटू 28, कितना हो गया बच्चों? 4 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 8 2 16, 1 कैरी 176, ये आपका आया है कितना? 176, 8 2 16, 176। इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर फॉर्म। अब इस 176 सरकमफेरेंस को हमने इतने ही वायर को एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यही जो था वायर तो सेम था, मतलब इसकी 176 जो होगा वो 4a के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 176 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, मतलब स्क्वायर जो बनेगा उसकी जो एक साइड होती है दैट विल बी 44 सेंटीमीटर। क्लियर? बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं अभी तक? तो देखें क्लास 10th के लेवल पर आया क्या कोई सवाल? ये आया, एंगल वाली बात आते ही मतलब क्लास 10th पर पहुंच गए। तो अब से हमारा वीडियो जो है क्लास 10th के बिहाफ पर चलेगा। अब वो क्वेश्चन है जो आपके 2 या 3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, a sector is cut from a circle of radius 21, the angle of the sector, अब ये फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। the angle of the sector is 150, तो सेक्टर का जो थीटा है दैट इज 150, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है एक तो आपसे। लेंथ ऑफ आर्क की यदि हम बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर जो है हमारी 21 है, तो चुपचाप से हम डालते हैं थीटा डाल दीजिए 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21। नीचे से जो भी है हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये किसके टेबल से कट रहा है? पहले इसको 2 से काट देते हैं 18 टाइम, फिर 3 से काटते हैं 6 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, ठीक है। अब 6 से और कुछ कट रहा है, बिल्कुल 3 के टेबल से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 11 टाइम्स। ऑल इन ऑल हमारे पास बचा हुआ है 5 ये और एक 11। तो आर्क की लेंथ जो है वो 55 सेंटीमीटर आ गई है बच्चों। रेडियस में किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में यदि इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आती है तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, हाफ मार्क्स आपको यूनिट भी देके जाती है, तो उस हिसाब से 55 सेंटीमीटर है, बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आपसे पूछा गया एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप खुद लगा लीजिए, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला आप खुद लगा लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 150 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से ये जाएगा 120 टाइम, 1 0 से 1 0 चला गया, और क्या बचा? 12 बचा। तो ये 3 की टेबल से काट दीजिए 4 टाइम्स, 3 की टेबल से ये 7 टाइम्स, अब ये 11 टाइम, ये 2 टाइम। अब कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। तो एरिया जो है वो पॉइंट में आएगा 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 इंटू 11, ठीक है। और डिवाइड में अभी 2 बचा हुआ है। अब यदि आप देखें तो 15 7 जा 105, 105 इंटू 11 करके बताइए, कोई बता सकता है? देखिए आंसर आएगा इसका 5 0 1 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चेक कर लीजिए, 105 मल्टीप्लाई विद 11। शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको एज इट इज उतार दीजिए, 0 इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 1, और ये 1 एज इट इज यहां जाएगा एंड पे। तो 1105 बन गया और डिवाइड बाय 2। अब इसको कर दीजिए, आपका आंसर निकलकर
आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी है बेटा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां से इस तरह के सवालों में जो फिगर वाले सवाल हैं, ये शेडेड एरिया निकालना है आपको, ये वाला जो बोला गया है। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया ये आपको निकालना है। क्या होगा, ये एक बड़ी रेडियस का सेक्टर है, एक छोटी रेडियस का सेक्टर है, घटा दीजिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर जो है ये पहले बड़े वाले की आई है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। बस इतना सा कर दीजिए, आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा। शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा बच्चों, वैल्यू डाल दीजिए चुपचाप से, आपका आंसर निकल के आने लग जाएगा। थीटा कितना दिया, ये बड़ी बात है, क्या सवाल में थीटा दिया है, बिल्कुल डायग्राम में हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या डालनी है, 30 डिग्री। तो 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 मैंने कॉमन भी निकाल लिया है। आप रेडियस वाला रेडियस 2 को डाल दीजिए, 7 माइनस 3.5, 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 11/6 इंटू 7 मल्टीप्लाई विद 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। बता सकता है कोई आंसर क्या आना चाहिए, 10.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटा दीजिए, 0 0। ठीक है, अब जो जो कट रहा वो काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 के टेबल से 7 1 7 और यहाँ पर 3, तो 7 5 35। ठीक है, इतना कटिंग हो गई। अब इसके बाद और कुछ कट रहा है, और हाँ ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 के टेबल से 5 टाइम, 3 के टेबल से 2 टाइम। तो यहां पर भी जो आंसर आएगा हमारा आएगा 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाय 200। यदि मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 35 इंटू 5 मुझे पता होना चाहिए आंसर कितना होना चाहिए, 175। 175 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो वही ट्रिक लगाते हैं, 5 और 7 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। 12 का 2 तो आ जाएगा, बट 1 कैरी हो जाएगा, तो 7 + 1 8, और 8 में प्लस 1 होगा तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद 1 डिवाइड बाय 200। ठीक है, 35 इंटू 5 किया तो हमने कितना आया था बच्चों, 175। 175 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 5 + 7 12 का 2, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9, और ये 1। ठीक है, डिवाइड बाय 200, आप इसको निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आएगा, फिर 2 डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए देखो, अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन आप नहीं दिखा रहे, तो बेटा कैलकुलेशन आपको ही आनी पड़ेगी। बच्चा जो अटकता है वो अटकता है सवाल करने में कि यार स्टार्ट कैसे करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सी ट्रिक या कौन सा मेथड लग रहा है। एक बार आपने मेथड स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो खुद से करनी ही पड़ेगी। आप उसको कैसे इजी बना रहे, कैसे डिफिकल्ट बना रहे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। A minute hand of a clock is 10 meter long, 10 centimeter long. Find the area of phase of the clock described by the minute hand between 9 AM to 9:35. ये घड़ी देखिए, 9 बजे यहां है, 9:35 पर सॉरी यहां आएगी 9:35 पर। अब कोई बच्चा कह देगा सर यहाँ 9 थोड़ी बजती है, यहां बजती है बेटा, मिनट हैंड के हिसाब से 9 यहीं बजेगी। जब वो सुई 12 पर आ जाएगी तो उसके हिसाब से 9 बज गई। अब इतनी देर में 35 मिनट में वो घूम के जब यहां आएगी तो वो इतना एरिया स्वैप कर लेगी। ठीक है, ये एरिया स्वैप हो चुका है, आपको इसका एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना है। तो यहां पर हमें थीटा पता होना चाहिए, और कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर यदि आपको थीटा पता है तो आपका सवाल हो जाएगा। अब यदि ध्यान से देखें तो मिनट हैंड, आपकी जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो आपके 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60। तो मतलब कितना आ गया, 1 मिनट में कवर होता है 6 डिग्री। इस हिसाब से हमें 35 मिनट्स में कैलकुलेट करना है। 35 मिनट्स में कितना होगा, तो 35 इंटू 6 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 210। तो 210 डिग्री का एंगल स्वैप हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो 210 डिग्री का एंगल जो स्वैप हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता है, आप खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। एरिया कितना है वो आपको निकालना है, डिग्री जो एंगल बन रहा था दैट विल, वो मैंने आपके लिए निकाल दिया ताकि आप कर ले। ठीक है, अब ये सवाल है, कॉर्ड ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल, a chord of circle 14 centimeter makes an angle of 60 degree
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये देखो जो मैं कह रहा था, ये कॉर्ड है और कॉर्ड के दोनों एंड सेंटर ऑफ द सर्कल पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यदि ये 60 है तो मैंने पहले भी बताया था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये समझ लो क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में जिसकी दो साइड्स बराबर है और ये एंगल 60 है, रिमेन दोनों एंगल्स का सम 120 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल बराबर भी होंगे, तो उस हिसाब से वो 60-60 डिवाइड होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल जो है, ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें बात करनी है। उसने बोला है a chord of circle 14 centimeter, a chord of circle 14 centimeter makes an angle 60 degree at the center of the circle. Find area of the minor sector, area of the minor segment, area of the major sector, area of the major segment. A chord of circle 14 centimeter, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्ड है ये 14 सेंटीमीटर की है, वैसे तो रेडियस भी इसकी 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, हमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। 14 क्यों बोला बेटा, कॉर्ड 14 की है, सर्कल जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल, मतलब उसकी तीनों साइड्स बराबर, तो रेडियस भी 14 होगी। सवाल में छुपी हुई है, रेडियस भी इसकी कितनी है, 14 है, कॉर्ड लेंथ भी 14 है, जिसको आप ए बी बोल दीजिए, ए बी। तो ए बी जो है वो भी 14 ही है। ठीक है, तो ये एक आ गया है आपके पास। अब आपको सारी चीजें निकालनी है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू पाई आर की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 14 इंटू 14 निकल जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया, सेक्टर के एरिया में से इसी का एरिया, ये फर्स्ट भी था और ये सेकंड भी है, सेकंड के लिए आपको इसके एरिया में से किसका एरिया घटाना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया, मतलब √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, ये घटा दीजिए, आपका एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला पोर्शन, यदि ये 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो सेम एरिया बनेगा, बट कितना सा एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेक्टर का। अब लास्ट आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो कैसे निकाला जाएगा, यही कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा। पहले आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, ये निकाल दिया है, ये रहा। ठीक है, इसको आप देखिए कैसे करेंगे बच्चों। आपसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं, या नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं अपन इसको। ये जो सर्कल है इसमें ये कॉर्ड 14 की जो है, ये इसके अलावा ये एरिया तो आपने निकाल दिया। अब आपसे पूछा इसका एरिया बताओ, कैसे बताओगे। अक्सर टाइम बच्चों को मेजर सेगमेंट जो होता है उसका एरिया कभी नहीं आता है, वो बड़े कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सर ये कैसे निकलेगा। देखो बेटा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपको मैं बात करूं तो वो इसी एरिया की तो बात कर रहा है, और यदि आप मेरी एक बात समझो तो मेजर प्लस माइनर दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन करने पर आपका कौन सा एरिया बन जाता है, कौन सा शेप बन जाती है, सर्कल। इसका मतलब यदि मुझे मेजर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यस और नो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो क्या की जा रही है कि आपको यदि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देना है, उसको करते ही आपको एरिया मिल जाएगा। हाई है ना, बात समझ में आई। ठीक है, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर वैल्यू मतलब 14 इंटू 14, और जब आप इसको माइनस करेंगे किस में से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला था 360 वाले, इसमें से कर दीजिए। ठीक है, 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पिछले वाले सेकंड क्वेश्चन में डाल दी गई थी, तो यहां से कॉपी कर लीजिए। तो सवाल बहुत इजी है, बस आपको करना है।
क्लियर? यदि आप कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर? सोचने का आपको तरीका बदलना पड़ेगा। चलिए अब अगला सवाल आता है, इन द गिवन फिगर ABCP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखा उसने बोल दिया है ABCP, ये छोटा वाला जो है, ये जो छोटा वाला बन रहा है दैट इज अ क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट का एंगल पता है मुझे 90 डिग्री होगा क्योंकि क्वाड्रेंट बोल दिया गया, और इसकी रेडियस है 14 विद AC एज डायमीटर, और AC जो है इस सर्कल दूसरे वाले सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क कर रहा है। कौन से? ऊपर वाले के लिए, AQC वाले के लिए। AC एज अ डायमीटर का सेमी सर्कल इज ड्रॉन। AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों? सोचो, बड़ा ये है ना, मतलब एनसीईआरटी के ओमिटेड कोर्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ओमिटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज हटा दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट दिमाग चलाना होगा। यदि क्वेश्चन नहीं आए तो बहुत बढ़िया, पर आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट होगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले क्वाड्रेंट बोला गया है तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालता हूं। ABCP, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अच्छा, एक बच्चा मुझे बताएगा मैंने 1/4 क्यों लिख दिया? कोई बता दे मुझे कि मैंने 1/4 क्यों लिख दिया। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर ये 1/4 क्यों लिख दिया गया यहां पर? देखो बच्चा, यहां पर क्वाड्रेंट जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 90। यहां जो एंगल बनेगा 90 होगा, तो 90/360 जब आप करते हैं तो सर्कल का 1/4 हिस्सा हो जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप 90/360 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा सेकंड पार्ट। अभी आपने इसका पूरा एरिया निकाल लिया, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 7 से ये इसको काटिए 2 टाइम्स, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 से 11। तो आपके पास जो एरिया है 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा? 1, बताइए फटाफट, 140, 150, 154। ठीक है, तो आपके पास एरिया जो आया क्वाड्रेंट का वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम जब इसके आगे की बात करते हैं तो आपको बोला गया है इसको AC को एक डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। अभी तक आपने जो एरिया निकाला, बच्चों ये समझने के लिए मैं इसको है ना हिंट भी दे रहा हूं कि इसको मैंने A+B मान लिया है। क्या मान लिया है? A+B। ठीक है, ये A एरिया हो गया, ये A है, ये B है। ठीक है, ये A है और ये B है। अब क्या मैं इस AB में से A का एरिया घटा सकता हूं? अब ये क्यों कर रहा हूं ये भी अब समझाऊंगा। तो बस पहले ये देखिए, क्या मैं इस AB में से A का एरिया घटा सकता हूं? बिल्कुल घटा सकता हूं। तो एरिया ऑफ अनशेडेड सर्कल जो है ये वाला, इसका एरिया यदि मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ B। अब इसको मैं B क्यों लिख रहा हूं ये बात समझ लीजिएगा। ये मैं क्या करूंगा? A+B के एरिया में से एरिया ऑफ A+B माइनस एरिया ऑफ A करूंगा, और A+B का एरिया तो 154 आ गया है, जबकि एरिया ऑफ A जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ हाफ इंटू दोनों साइड 14 इंटू 14 से हो जाएगा 7 टाइम। तो 14 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? जल्दी से बता दो, किसी को तो पता होना चाहिए। 14 इंटू 7, यार ऐसे मत क्या करो यार, आप लोगों में से कोई जवाब नहीं दे पाता। और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो लेंथी खिंच जाता है। अक्सर बच्चे पेपर में जब बाहर निकल के बोलते ना, अरे यार मेरा पेपर छूट गया, ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, उसका रीजन है ये सब। अभी कई बच्चे जाके साइड में बैठे, अरे 14 इंटू 7 करते हैं, चलो फटाफट से। अरे यार यदि यही करने बैठ जाओगे तो 20-25 तक की टेबल याद कर लेते तो ये फटाफट याद हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाली चीजें कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए है, फटाफट से हो जाता है। अब घटा दीजिए, तो एरिया ऑफ B जो है कितना आ गया बच्चों आपका? 56। ठीक है, अब जो मैं तरीका अपनाऊंगा, ये सेमी AC डायमीटर है। अब AC की लेंथ नहीं पता है, वैसे मैं बता सकता हूं AC इज इक्वल टू 14√2 आएगा। AC इज इक्वल टू 14√2 आएगा। कोई बताएगा कैसे आया? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको बताना है कैसे आया। कोई बताएगा 14√2 कैसे आया? अरे यार क्या कर रहे हो बच्चों? जागो जागो जागो। देखो ये एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और ऐसे ट्रायंगल में
जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के केस में ये 14√2 ही तो आएगी, नहीं आती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिए। तो AC जो है 14√2 आ गया। तो यदि मैं रेडियस की बात करूं उस केस में, तो रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7√2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया है। अब मैं एरिया ऑफ B प्लस सी निकाल लेता हूं। अब आप बच्चा फिर बोलेगा B प्लस सी क्या है सर, ये B क्या है? B तो चलो अब आपने बता दिया था, C क्या है? ये B था और ये B प्लस सी शेडेड, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा ना अब, तो B प्लस सी निकाल लेता हूं जो कि इस रेडियस से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कितना सेमी सर्कल है, तो 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 22/7, रेडियस कितनी है 7√2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक साथ से 7 गया, √2 से ये दोनों कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 7 14, 14 × 11 154। वापस से चलिए, जो भी आ गया, ठीक है। तो 7 × 22 कितना हो जाता है 154। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं ये बात में। क्या हो जाएगा बेटा 7 2 14, 1 कैरी 40। अरे वाह, ये तो सही था अपना, ठीक है। तो 154 ही आया। देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको ये डाउट होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है, क्रॉस चेक कर लो। पर जब आपको यकीन हो, जैसे पिछली बार मेरे को यकीन था, वो जब भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई तो मुझे यकीन था कि मेरी कैलकुलेशन सही है, मैंने नहीं चेक करा। आपको सिखाने के लिए बता दिया, क्रॉस चेक नहीं करा। यहां मुझे डाउट हो रहा था, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। ऐसे आप काम करेंगे तो आपका आंसर कंफर्म होता चला जाएगा। ये आपका B प्लस सी का एरिया आ गया है, और एरिया ऑफ सी मुझसे पूछा गया था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, और वो कैसे निकलेगा, B प्लस सी के एरिया में से माइनस में यदि कर दूं B का एरिया, जो कि मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। तो B प्लस सी का एरिया है मेरे पास 154, और B का एरिया जो था वो मैंने अभी निकाला था, कितना है 56। तो वापस से देखिए मेरे पास 98 आ जाएगा। ये मेरा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया है, और यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, समझ में आया बच्चों? ऐसे सवाल करते 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 आपका हर क्वेश्चन होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, थोड़ी तो प्रैक्टिस आप भी करोगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालना है जिसमें से आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए, जिनमें से एक की रेडियस अंदर वाले की 7 है और बाहर वाले की 14 है। अंदर वाले की 7, बाहर वाले की 14 है, और आपको बताना है कि AOC यदि एंगल 40 है तो आपको शेडेड एरिया बताना है। कैसे बताओगे बच्चों, कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। देखो क्या करना, पूरे सर्कल A का एरिया निकालना, पूरे सर्कल B का एरिया निकालना, दोनों की रेडियस दे रखी है। अब बड़े वाले में से ये वाला एरिया तो आप वैसे भी माइनस कर चुके हो। अब एक क्वेश्चन आया था ना जिसमें ये शेडेड एरिया निकालना सिखाया था हमने, ये वाला शेडेड एरिया, तो वहां पर आपको ये वाला शेडेड एरिया उसी तरीके से निकालना है, और उसके बाद इसको घटा देना है, ठीक है। इन दोनों के एरिया को आपस में जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला शेडेड एरिया मिल जाएगा, और इस शेडेड एरिया को इस बड़े वाले सर्कल के एरिया जो आपस में घटाए गए थे छोटे और बड़े के, उनमें से माइनस करने पर आएगा। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं तरीके से दूसरे तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको हो जाए। क्या करिएगा बच्चों, इस पूरे एरिया को हमने A मान लिया, पूरे एरिया को A मान लिया है, इस पूरे एरिया को B, और इस छोटे पहिए एरिया को C और D। तो ध्यान से देखो, आपने पूरे एरिया A में से जब B घटा दोगे, जब पूरे एरिया A में से B को घटा दोगे तो B भी घट गया और D भी घट गया, इसके साथ साथ D भी हट चुका है। ये दोनों पोर्शन तो गायब हो गए, ये तो पूरा गायब हो गया है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें C भी नहीं चाहिए, C भी नहीं चाहिए। तो अब हमें इस A में से C को घटाना होगा, और इस C को निकालने के लिए हमें पहले इस C में से D को घटाना होगा, जिसके लिए एरिया तरीका जो था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है कि आप यहाँ D वाला ये जो पूरा एरिया है C वाला, इसमें से इस D वाले एरिया को घटा देंगे, सेक्टर के एरिया में से दूसरे सेक्टर के एरिया को, तो आपके पास ओनली C का एरिया आ जाएगा जो आप यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। ये करिएगा, और जिनको सवाल नहीं आए प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर ये सवाल नहीं हो पाया, प्लीज बता दीजिए, मैं आपको इसका आंसर वापस ये वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें दे दी गई है कि ये वाली रखिएगा प्लीज, सवाल में टेक
√3 as 1.732। क्या बोला गया है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, a circle is inscribed touching its sides, find the area of the remaining portion of the triangle। इस ट्राइंगल बोले तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस एरिया तो ट्राइंगल का तो हमें पता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फटाफट से निकल जाएगा, √3/4 into 24 into 24, ठीक है, √3/4 a² इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब हमें ये सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल हमें घटाना पड़ेगा। और सर्कल का एरिया घटाने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो ये है कि इसकी रेडियस नहीं दी हुई है। यदि ये रेडियस नहीं दी होती ना तो सर्कल का एरिया नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में πr² लिखा होता है, r ही नहीं है तो एरिया निकालोगे कैसे? तो यदि किसी बच्चे को समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताइए कि कैसे आप इसको करेंगे। और जिनको नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है। क्या है? मीडियन। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है, तो पहले आपको मीडियन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? अरे यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल लगता जा रहा है। अब तो मीडियन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, मीडियन निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो होता है कि इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकालिए। एक तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाले तो हमें लेंथ ऑफ द मीडियन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो आपने निकाल लिया √3/4 into 24 into 24। क्यों करा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। और दूसरी बार हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा 24 और हाइट हमें निकालनी है मीडियन। इससे सिंप्लीफाई करते हैं, एक 24 से एक 24 डायरेक्ट कट जाएगा, इस 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हाइट ऑफ द मीडियन है दैट विल बी 24 √3/2। अब इस 2 से इसको भी काट दीजिए तो 12 √3 हो जाएगी। तो हाइट ऑफ द मीडियन इज 12 √3। ठीक है, हाइट ऑफ द मीडियन आ गई है 12 √3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली मीडियन का सेंट्रॉइड होगा। क्या होगा? क्या होगा बच्चों? सेंट्रॉइड होगा, यस और नो? क्योंकि यहां से जो दूसरी मीडियन ड्रॉ करेंगे आप वो भी यहीं से गुजरेगी, यहां से जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वो भी यहां से गुजरेगी। इसका मतलब ये मीडियन का जो है सेंट्रॉइड हो जाएगा। और इस केस में इस पॉइंट पर ये लाइन 2:1 में डिवाइड होगी। ए से ओ तक की लेंथ और ओ से डी तक की लेंथ का रेशो 2:1 होगा। तो मुझे ओडी तो चाहिए क्योंकि ओडी ही मेरे सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो 12 √3 को मैं 12 √3 जो मेरी टोटल लेंथ है इसमें ए ओ और ओडी का जो रेशो है दैट विल बी 2:1। ठीक है, अब इस हिसाब से यदि मैं इसको 3 हिस्सों में बांटूं तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, यहां से ये आ जाएगा 4 √3। इसके एक पोर्शन की वैल्यू है तो ओडी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 √3 दैट मींस 8 √3। और नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 4 √3 जो कि मेरी रेडियस बन गई है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल वो आ जाएगी 4 √3। कैसे आई वापस से देख लीजिए बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लास 9th में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये मीडियन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो सर्कल होता है इस तरीके से जो सर्कल बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मीडियन इसका जो सेंटर होता है वो मीडियन पे होता है। सेंटर बनेगा, इन सेंटर बनेगा, सब एक ही होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अंदर वाला सर्कल बनाओ चाहे बाहर वाला सर्कल बनाओ, यह पॉइंट जो होगा ये आपका सेंट्रॉइड भी होगा। सेंट्रॉइड होता है एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को काटने वाली लाइन जो कि मीडियन कहलाती है। ऐसी तीनों वर्टेक्सेस से जब आप मीडियन बनाते हैं तो मीडियन जिस पॉइंट पर एक तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये यहां पर ओ की तरह होगा, ओ की पोजीशन पर होगा। तो हमने मीडियन के कॉन्सेप्ट से ये यूज कर लिया, सेंट्रॉइड निकाल लिया। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या करा है, हमने पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है। उसी ट्राइंगल के एरिया को हमने दो तरीके से निकाला, एक बार सिंपल फॉर्मूला √3/4 a² से और दूसरी बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर कर लिया, जिससे हमारी हाइट ऑफ द मीडियन निकल के आ गई। और फिर हमने इसमें मीडियन का कॉन्सेप्ट लगा दिया 2:1 वाला। ठीक है, तो इस पूरी लेंथ को मैंने यहाँ पर क्या करा था, कई बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वापस से देख लो, मैंने कुछ नहीं करा था। 12 √3 जो है वो पूरी लेंथ है जिसको मुझे 3 हिस्सों में बांटना है। तो मैं एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मेरे एक पोर्शन की वैल्यू होगी 4 √3। अब इसमें से दो पोर्शन एओ के हैं तो मैंने एओ की लेंथ निकाल दी 8 √3 और ओडी जो है दैट विल बी 4 √3। क्लियर? तो जो मेरी सर्कल की रेडियस थी 4 √3 मेरे पास आ गई।
अब मेरे से पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, निकाल दूंगा जो सर्कल का, ये ट्राइंगल का जो एरिया था, इसमें से सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, जिसकी रेडियस मैंने निकाल ली है। ठीक है, कहां गई मेरी रेडियस? ये 4√3। ठीक है, ये सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे बताने में, क्योंकि मजा आया। इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको याद नहीं होंगे, तो पेपर के हिसाब से आ जाने चाहिए। अरे यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, करिएगा। A horse is placed there for grazing inside a rectangular field 70 मीटर by 52। ये 70 ऐसे है, ये 52 ऐसे है, और आपसे बोला गया है एक एंड पर आपने घोड़ा बांध दिया और उसको ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिया इस पोर्शन में। इस पोर्शन में उसकी रूप 21 मीटर लॉन्ग है, इसलिए वो एक क्वाड्रेंट खा पाएगा 21 मीटर की रेडियस वाला। ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो बस इतना से खा पाएगा, बाकी से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मेन प्रॉब्लम ये थी, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि यदि इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, कितना एक्स्ट्रा एरिया खा पाएगा। उस केस में हमें देखना होता है कि फिर उसकी लेंथ के हिसाब से वो कहां तक पहुंच पाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी नहीं है तो छोड़ देते हैं ऐसा सवाल भी। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी पिछले सालों के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बोलता हूं ना मैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके हटा दिए गए, ये बड़ी बात है। ठीक है, बट इस बार क्योंकि ये है तो हम सवाल तो करवा देते हैं, गलती से आपको मिल गया आपके पेपर में तो आपकी किस्मत अच्छी। चलिए क्या बोल रहा है, इन द फिगर AOBCA रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेंट, ये फिर रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेंट को। ठीक है, कौन कौन? AOBCA, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, और जिसकी रेडियस है 3.5 दे रखी है आपको। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, जिसमें से ये वाली जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली, ये 2 है, ये 2 है, ये 3.5 है, और आपको पूछा है इसका शेडेड एरिया। अरे क्या करना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे यार, मेरे को तो लगा मजेदार सवाल है, अरे बकवास सा सवाल हो गया। तो इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 3.5। सिंपल सॉल्व हो गया। लो बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा सवाल है। ऐसे बच्चों के हिसाब से जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो सोच नहीं पाते, अरे बड़ी गंदी सी शेप दिख रही, नहीं है, क्वाड्रेंट है, बोला हुआ है, तो क्वाड्रेंट का एरिया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिए, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया, क्या बात है। सर्कल में जितना मुझे अच्छा लगा था ना, उससे ज्यादा अच्छा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो चैप्टर है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में आपके 14 चैप्टर में से 12 चैप्टर प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। यदि अभी तक आपने कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं करी ना बच्चा, तो अब ये वो समय है जब आपको एक बार टेबल रिवाइज कर लेनी चाहिए, स्क्वायर्स याद कर लेनी चाहिए, क्यूब्स याद करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव कर देंगे। और कैलकुलेशन इंप्रूव होना, मैथ्स में यदि कैलकुलेशन इंप्रूव्ड है, इसका मतलब है कि आपका टाइम बच रहा है पेपर में। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम आपके साथ एक स्ट्रेटेजी प्लान भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कितनी जल्दी आपके पास क्या क्वेश्चन और कौन सा सेगमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपके साथ ऐसा वीडियो भी शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।